हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर जो आपके यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें ज़रूर तैयार कर जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, शॉटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो शॉटकी दोष होता क्या है, आप खुद जानते हो कि माना कोई क्रिस्टल जालक, आपने पढ़े हो चैप्टर तो पढ़ा होगा, किसी क्रिस्टल जालक, कोई क्रिस्टल जालक होगा जिसमें एक धनायन और ऋण, दो आयन होंगे, यानी धनायन और एक ऋणायन। जब कोई दो आयन अपना स्थान छोड़कर उससे रिक्त हो जाते हैं, किसी कारणवश वहाँ से निकल जाते हैं, तो उन रिक्त खाली स्थानों पर जो दोष उत्पन्न होता है उन्हें शॉटकी दोष कहते हैं। देखिए वह दोष जो क्रिस्टल के धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, उसे हम शॉटकी दोष कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई एक धनायन और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाएं या कहीं लुप्त हो जाएं, तो उनके लुप्त स्थानों पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम शॉटकी दोष कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो NaCl, KCl, CSCl और AgBr आदि इसके उदाहरण हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें Na क्या होता है, धनायन, और Cl क्या होता है, ऋणायन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता, ठीक है, तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। क्या होता है कि मोलरता कहा जाता है किसमें, जब प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। इसे m से, यानी देख सकते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए तो इसे WB गुणे 1000/MB गुणे आयतन, किसकी बात करें, मिलीलीटर विलयन में, प्रति लीटर, मिलीलीटर यानी आयतन में, तो कैसे लीटर को मिलीलीटर बनाते हैं, जब 1000 से इसमें गुणा करते हैं, भाग देते हैं, और ये कहाँ चले जाता है, ऊपर। और उनकी संख्या कितनी होती है, n क्या होती है, उसके विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या क्या होती है, n, और हम n की जगह हम क्या लिखते हैं, W/m लिखते हैं। तो मोलों की संख्या के लिए हमने क्या लिखा, W/m लिखा, और आयतन क्या है आपका, इसमें प्रति लीटर में, लीटर को हमने बनाया कि इसमें लीटर में, तो 1000 से क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, तो 1000 कहाँ चले जाएगा, अभी ऊपर चलेगा। सूत्र क्या हो जाता है, m बराबर WB/MB गुणे 1000 बटे क्या होगा, m यानी v मिलीलीटर में बन जाएगा, ये सूत्र हो जाता है। फिर बात करें, उदाहरण की बात करें जैसे कि मान लीजिए 0.2 मोलरता का तात्पर्य है, मान लीजिए कोई आंसर आया कि 0.2 मोलरता है, तो वह क्या होगी, विलेय के 0.2 मोल को कितने लीटर में, 1 लीटर विलयन में घोला गया है। 0.2 के 1 लीटर विलयन में घोला गया है। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, उसे समझाइए। तो क्या होगा, एक विलयन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज उस घटक में मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी जैसे हम x से लिखते हैं, बात क्या हो रही है कि घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। क्या हो जाएगा, घटक के मोलों की संख्या और उसकी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या करते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो आपके 1-2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, सभी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में से क्या संबंध है। तो हिमांक में अवनमन के लिए हम देखते हैं डेल्टा TF से किसके बराबर होता है, मूलल अवनमन स्थिरांक, और गुणनफल किसके गुणा मूललता किसके बराबर होता है, मूललता के गुणन, मूलल अवनमन स्थिरांक और किसके, मूललता के गुणनफल के बराबर क्या होता है, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन के लिए हम लिखते हैं KF से, और मूललता का सूत्र क्या होता है, WB गुणे 1000/MB, और क्या होता है, WA। और अगर हम इसे किसके लिए, MB की यानी अणुभार के रूप में लिखें तो हम MB बराबर 1000 गुणे KF गुणे WB और W/WA गुणे डेल्टा TF, यानी जो यहाँ पर जो M होगा विलेय का अणुभार, जो M होगा, जो MB होगा, मान लेते हैं क्या होगा, विलेय का अणुभार होगा, KF मूलल अवनमन स्थिरांक होगा, WB विलेय का भार होगा, और WA विलायक का भार होगा।
इस प्रकार इनमें संबंध हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परासरण क्या है? परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। तो अर्ध पारगम झिल्ली, मान लीजिए कोई भी एक विलयन भरा हुआ है और इसमें एक अर्ध पारगम झिल्ली है। जब कोई विशुद्ध विलायक, कोई विलायक किसी शुद्ध विलायक किसी विलयन की शांत विलयन, कम अधिक शांता वाला विलयन कम शांता वाले विलयन की ओर गति करता है। ऐसे मान लीजिए कैसी भाई ये बात कर रहे हैं कि अर्ध पारगम झिल्ली को कोई विलयन पार करके दूसरे विलयन में चला जाए तो वो क्रिया क्या कहलाती है? परासरण। देख सकते हैं कि अर्ध पारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से शांत विलयन में, ठीक है, तनु विलयन से शांत विलयन में विलायक का स्वतः प्रभाव परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? दो डबल वाला लिखा गया है तो क्या है? विलायक का स्वतः प्रभाव क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब इसके परासरण दाब के व्यंजक की बात करें तो परासरण दाब का व्यंजक क्या होगा? PV बराबर NRT, या लिख सकते हैं PV बराबर N/V/RT। जो V कहाँ चला जाएगा? नीचे NRT हो जाएगा। और ये हम लिख सकते हैं कि P बराबर CRT, यानी बात करते हैं जो N/V बराबर किसकी होता है? C की। किसकी? N/V बराबर क्या हो जाएगा आपका? C। तो CRT। यहाँ पर देखिए P क्या होगा? परासरण दाब, R गैस स्थिरांक होगा, N विलेय की मोलों की संख्या होगी, W विलेय की मात्रा होगी, V विलेय का आयतन होगा, T परम ताप होगा और M विलेय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन हो जाता है। फिर अगला देख लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग लिखने के लिए पूछ लिया जाए। तो पहला अनुप्रयोग क्या होगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। मान लीजिए जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे जिंक सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि Zn+CuSO4 की बात की जाए, यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से उसके परमाणु को विस्थापित कर देता है। तो यानी Zn क्या करेगा? इससे SO4 को छुड़ा लेगा और Cu को अलग कर देगा। तो वही कहें कि जो जिंक होगा वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अगला देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। अगर किसके नीचे से? आयरन के नीचे वाली जितनी भी धातु होगी उसके धातुओं के ऑक्साइडों का किसके द्वारा? हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। इस प्रकार ही विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग हो जाएंगे। अगला देख लीजिए, फिर क्या है? मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए तथा इसकी इकाई भी लिखिए। तो मोलर चालकता होती क्या है? किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे λm से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे λm से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई की बात करें तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होती है या साइमन सेमी स्क्वायर पर मोल हो सकती है। ठीक है, इसकी ये इकाई होती है। अब बात कर लेते हैं किसकी? शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का भी व्यंजक लिखना होगा। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात कर ले जैसे 2NO अभिक्रिया AU है, 2N2+O2 इस क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया हो जाएगी। इस अभिक्रिया की दर N2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, N2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी वेग स्थिरांक की बात करें तो वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या हो जाएगा? K बराबर x/t। मात्रा की बात करें तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। किसका? वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि आभासी छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो क्या होगी? तो वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है? वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है प्रथम कोटि यानी आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बात करते हैं कि CH3COO यानी एथिल एसीटेट प्लस H2 यानी जल कि क्या करते हैं? एसिटिक अम्ल यानी CH3COO और साथ में क्या बन जाएगा? C2H5OH हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी? ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? समझाइए।
ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या होगा, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, समझाइए। तो वह विलयन जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिनकी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन होगा टिंडल प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। टिंडल प्रभाव होता क्या है, तो अंधेरे में रखी कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह बड़े आकार के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। क्या होती है, तो मान लीजिए कोई कोलाइडी विलयन रखा हो, कोलाइडी विलयन में से अगर हम तीव्र प्रकाश पुंज डालें तो वह उसका मार्ग कैसे रंग का हो जाएगा, नीले रंग के प्रकाश में दृश्यमान है, नीले रंग का दिखना लगेगा। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, टिंडल प्रभाव कहलाएगी। और यह किसके कारण होती है, तो यह बड़े आकार के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, हार्डी-सुलज़ी नियम। हार्डी-सुलज़ी नियम क्या है, तो हार्डी-सुलज़ी नियम अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता बढ़ाने से कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक बढ़ जाती है। यानी मान लीजिए कोई भी आयन होगा जिसकी, जैसे मान लीजिए Al है, Al के ऊपर कितनी +3 आयन है, और मान लीजिए कोई भी जैसे Ca+2 है और इसके पास Na, यानी किसी आयन की, यानी किसी तत्व की जितनी संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होगी। जैसे Al की +3 है, Ca की +2 है, इससे घटते जाएगी, और जो जिसकी संयोजकता ज़्यादा होगी वो क्या होगा, अधिक, इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। ठीक है। तो क्या कहलाएगा, हार्डी-सुलज़ी का नियम था। तो फिर क्या है, ब्राउनी गति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। देखिए, कोलाइडी कणों की तीव्र टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी कणों पर गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। किसके कारण, तो कोलाइडी कणों पर गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण क्या उत्पन्न होती है, ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। ब्राउनी गति के द्वारा कोलाइडी विलयन स्थापित प्राप्त करते हैं तथा इसके द्वारा आवोगाद्रो संख्या का मान भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है साधुर्म नाइट्रिक अम्ल क्या होता है। मान लीजिए आंसर क्या होगा कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO तथा N2O घुले हो रहते हैं उन्हें साधुर्म नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2 कह सकते हैं घुले होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, साधुर्म नाइट्रिक अम्ल कहलाते हैं। और ये 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा आपसे प्रश्न, तो आप इसे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बनता शून्य क्यों होती है। बस सिंपल सी बात देखना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इनका आखिरी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है और इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक वरीयता शून्य होती है। देखेंगे कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों का विन्यास यानी NS² और NP6 पूर्ण होने कैसे होने के कारण, यानी होने कैसे, लास्ट में क्या है, पूरे उपकोष भरे गए, यानी P ब्लॉक के तत्व में P वाला उपकोष पूरा भरा गया, तो इस कारण क्या होते हैं, पूर्ण होने के कारण यह अत्यधिक स्थायी होते हैं। इस कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, अतः इनके इलेक्ट्रॉनिक बंधुता शून्य होती है, क्योंकि इनका पूरा बाह्यकोश पूरा भरा होता है और इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, इस कारण इनकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 होगा। प्रश्न नंबर 16 है, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों, समझाइए। तो उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव उच्च होता है क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी रूप से पूर्ण होता है, अतः इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस कारण इनका आयनन विभव उच्च होता है। तो अब प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है, संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व, तो वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन उपांतरित ऊर्जा स्तरों के D कक्षकों में भरे जाते हैं D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व S तथा P ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 18 की, तो संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं बहुत बार पूछी गई हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, पहला। दूसरी होगी ए संकर आयन बनाते हैं, तीसरा ए रंगीन लवण बनाते हैं,
चौथा होगा ए अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं। क्या क्या हो गया, ये धात्विक चालकता अवस्थित होती है, ये संक्रायन बनाते हैं, ये रंगीन लवण बनाते हैं और अनुचुंबकीय तथा उत्प्रेरकी गुण में प्रदर्शित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 19, RA में देखिए RA 88 और 226 में प्राप्त होने वाली अक्रिय गैसों का नाम तथा उसका प्रमुख उपयोग लिखिए। तो इसमें उपयोग होने वाले रेडियो एक्टिव विघटन से कौन सी रेडॉन गैस प्राप्त होती है, और सूत्र देखिए आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ कि RA बराबर RN प्लस XE यानी हीलियम भी साथ में उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट होगा पेप्टीकरण क्या होता है, पेप्टीकरण किसे कहते हैं। तो ताजे बने अपक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को पेप्टीकरण कहते हैं, और इस प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले अपघट्य को पेप्टिक कारक कहते हैं। जैसे FeOH का होल थ्राइस प्लस FeCl3 अभिक्रिया की बात की जाए तो FeOH का होल थ्राइस और Fe+3 आयन और Cl माइनस आयन इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ये उसका उदाहरण हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।